झारखंड में रद्द परीक्षाओं के आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी। इस बड़ी खबर के साथ झारखंड में हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार के फैसले पर रोक लगाई है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द के फैसले पर रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट ने परीक्षा रद्द के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दिया है। 15 दिनों के भीतर जवाबी हलफनामा सरकार को दाखिल करने का निर्देश दिया है। सरकार के हलफनामा दाखिल करने के बाद मामले में कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा। तो छात्रों के आंदोलन के बाद तो झारखंड सरकार ने छात्रों के आंदोलन के दबाव में इन तमाम परीक्षाओं को रद्द किया था। हमारे संवाददाता अशोक रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, कोर्ट ने इस पूरे मामले में और क्या कुछ कहा, जरा विस्तार से बताइए। इस ऑर्डर को कैसे समझा जाए? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड सरकार के द्वारा 17 अगस्त की देर शाम कहे तो एक घोषणा किया था। इसके बाद 18 अगस्त को अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़ी हुई 22 प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया था। इसके बाद 11वीं से 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर से जुड़े हुए जो चयनित अभ्यर्थी थे, यानी वैसे अभ्यर्थी जो सरकार में रहकर अभी ट्रेनिंग ले रहे थे, नौकरी कर रहे थे, जब रद्द होने का फैसला आया, इसके बाद वो याचिका दायर किए थे झारखंड हाईकोर्ट में, जिस पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है। तो कहें कि अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर काउंटर एफिडेविट के साथ अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। ठीक है, बता दें कि ये ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो झारखंड सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। छात्रों के दबाव में सरकार ने इन तमाम परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने सरकार के फैसले पर फिलहाल रोक लगाते हुए 4 हफ्तों के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब वापस अपने शो पर लौटते हैं और न्यूज काउंटर में अगली खबर क्या है। आज एक ऐसी खबर के साथ हम न्यूज काउंटर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, खौफनाक है, सनसनीखेज है, क्योंकि इस खबर को बताने से पहले जो भूमिका आपको मैं बता रहा हूं, देखिए लखनऊ हत्याकांड व्हाट्सएप से खुलेगा राज। आज 3 हत्याओं से उत्तर प्रदेश की राजधानी दहल उठी है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश और वहां राजधानी लखनऊ और जगह है गोमती नगर। वक्त सुबह करीब के 11 बजे का यह पूरा मामला है, जहां पर दिन दहाड़े रिश्तों का कत्ल किया गया है। एक पति ने पहले अपनी पत्नी को मारा, फिर अपनी बहन की हत्या की और फिर खुद को मौत के घाट उतार दिया। इस सन्न कर देने वाली वारदात को कैसे अंजाम दिया गया, पहले सिलसिलेवार तरीके से वो आपको समझाते हैं, फिर परत दर परत इस पूरी मर्डर मिस्ट्री की सभी कड़ियां खोलेंगे और इसके पीछे का कारण आपको बताएंगे। अब तक की तफ्तीश में यह बात और यह जानकारी सामने आई है कि पति 35 साल का मानस वाजपेयी कार से आईसीआईसीआई बैंक पहुंचता है, जहां पर फोन करके उसी बैंक में काम करने वाली अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा को ऑफिस से बाहर बुलाता है। थोड़ी देर उन दोनों के बीच में बातचीत होती है और अचानक वो 2 पिस्टल अपने पास से निकालता है और पत्नी की गोली मारकर हत्या कर देता है। इसके बाद मानस वहां से टेम्पो में सवार होकर, ऑटो में सवार होकर 2 किलोमीटर दूर अपने घर पहुंचा, जहां अपनी बहन दूलिका को भी उसने गोली मारी और उसकी भी हत्या कर दी। बहन को मारने से पहले मानस ने मोबाइल पर एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया और खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। तो अभी हमने आपको वो पूरी कहानी बताई कि पहले कैसे पत्नी को मारता है मानस, फिर उसके बाद अपनी बहन की हत्या करता है और खुद को भी मौत के घाट उतार देता है। लेकिन आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा अहम है। मानस ने सबसे पहले दिव्या को मारा। दिव्या को मारने के बाद अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इस इंफॉर्मेशन को अपडेट करता है। उसमें क्या लिखा है सबसे पहले वो जानते हैं, और ये वो आज हत्याकांड हुआ है और उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लिखा है? आज मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया, मुझे चीट कर रही थी। मुझे खुद को अपनी बहन को मारना ही होगा क्योंकि दिव्या की बहन प्रज्ञा और भारत को इस पूरे मामले में सब कुछ पता है।
तो मानस का ये आखिरी व्हाट्सएप स्टेटस था जिसमें कत्ल का कबूलनामा है, पत्नी के धोखे का जिक्र है, लेकिन इसमें दो नाम भी हैं। वो दो नाम है प्रज्ञा और भरत का नाम है। इनमें प्रज्ञा दिव्या मिश्रा की बहन है, जबकि भरत दिव्या के जीजा यानी प्रज्ञा के हस्बैंड है। तो इस दंग कर देने वाली हत्याकांड में रिश्तों की गुत्थी हमने आपके लिए पहले सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन अभी जिन दो नामों का जिक्र है उनमें दिव्या की बहन प्रज्ञा मिश्रा और उसके जीजा भरत यादव ने इस हत्याकांड की जानकारी मिलने के बाद क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इस पूरे मामले में प्रज्ञा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर क्या कुछ अपडेट किया है और इस व्हाट्सएप में क्योंकि जो मानस ने अपडेट किया है उस व्हाट्सएप स्टेटस में दो नामों का जिक्र था। एक नाम था प्रज्ञा मिश्रा और प्रज्ञा मिश्रा नाम का ये वो प्रोफाइल है जिसमें दिव्या की बहन ये होने का दावा कर रही है। और क्या लिखा है देखिए, साफ साफ लिखा है कि अभी अभी फोन मेरे पास आया है, गोमती नगर में मेरी बहन को गोली मार दी गई है, जो कि लखनऊ के लोहिया अस्पताल में भर्ती है। ईश्वर मेरी बहन की रक्षा करे। ये शुरुआती इंफॉर्मेशन के बाद प्रज्ञा मिश्रा ने अपडेट किया और इसी प्रज्ञा मिश्रा का जिक्र मानस वाजपेयी ने अपने लास्ट स्टेटस में किया था। अब दूसरा जरा वो स्टेटस दिखाइए जिस दूसरे नाम का जिक्र है, यानी भरत यादव का जिक्र करते हैं। इस प्रज्ञा मिश्रा के बाद देखिए ये वो प्रोफाइल है, हम फोटो को हाइड कर रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा अभी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना और इन दोनों की भूमिका की जांच करना है। भरत यादव ये लिख रहे हैं कि प्रज्ञा की बहन को अभी अभी गोमती नगर में गोली मार दी गई है, लोहिया में वो एडमिट है और उनकी हालत क्रिटिकल है। तो ये दो नामों का जिक्र मानस वाजपेयी ने अपने व्हाट्सएप में किया था और यही दो नाम फेसबुक पर इस हत्याकांड के बाद इस स्टेटस को अपडेट करते नजर आए। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में आज 3 लोगों की गोली मार के हत्या कर दी गई, जिसमें खुद एक पति है जिसने अपनी गोली मार के आत्महत्या की। इसके अलावा उसने अपने बहन को गोली मारी, अपने पत्नी को गोली मारी। पहले अपने पत्नी को गोली मारी गोमती नगर में ही, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे। उसके बाद अपने बहन को यहीं पे गोली मार दी और खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। यहाँ पुलिस की मौजूद टीमें हैं। मानस उसका नाम है, खुद जो यानी खुद से 3 लोगों की जो हत्या की है, यानी पहले पत्नी की, फिर बहन की, फिर खुद गोली मारकर खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस फोरेंसिक टीम अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। उसके स्टेटस पे बहुत सारी चीज़ें थी, उसको पुलिस ने मोबाइल को हाथ में ले लिया है और पुलिस उस मोबाइल की जांच कर रही है कि सुबह किस किस से बात हुई। फिलहाल पारिवारिक विवाद सामने निकल करके शुरुआती दौर में आ रहा है। ये होसड़िया चौराहा है और यहीं से करीब 1.5 किलोमीटर पहले मनोज पांडे चौराहे के पास पत्नी की जो ICICI बैंक में रिलेशन मैनेजर के पद पे कार्यरत थी, उसकी गोली मार के हत्या की। उसके बाद वहां से फरार होकर के यहाँ पहुँचे। ये रेस्टोरेंट है, यहीं पे उसका मकान भी पीछे है और यहाँ पे गोली मार के खुद की आत्महत्या की। इसके पहले बहन की गोली मारी और बाकायदा स्टेटस भी लिखा कि बहन और पत्नी की ने गोली मारकर हत्या कर दी है। फिलहाल शुरुआती दौर में पति पत्नी का विवाद था, दोनों के बीच में तलाक को लेकर के कोर्ट में केस चल रहा था और शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद निकल के आ रहा है। तो यूपी की राजधानी लखनऊ और लखनऊ में एक दिन में 2 हत्या और 1 आत्महत्या की वारदात से पूरा लखनऊ दहल गया है। मौके पर पुलिस कमिश्नर ने पहुंचकर दौरा किया है और उसके बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है लखनऊ के पुलिस कमिश्नर का, वो सुनाते हैं आपको। गोमती नगर क्षेत्र में ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है, जिसमें एक पति द्वारा ICICI बैंक गोमती नगर में कार्यरत अपनी पत्नी, जो कि एक रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में वहां कार्य करती थी, उसकी गोली मारकर बैंक के बाहर हत्या की गई है। और इस घटना को अंजाम देने के बाद पति अपने घर वापस आया है और उसके बाद अपनी बहन, जिसके बारे में उसके परिवारजनों द्वारा बताया गया कि वो लगभग 3 साल के आसपास के समय से डिप्रेशन में थी, उसको भी गोली मारकर उसकी हत्या की गई और उसके बाद स्वयं सुसाइड कारित की गई है।
तो पुलिस ने ये वो शुरुआती जानकारी है जो आपसे साझा की। उसके बाद इस तरह के हत्याकांड के मामले में बातें बहुत ज्यादा गहरी निकल कर आ रही है। इस स्पेसिफिक मामले में कुछ ऐसी जानकारी आपसे साझा करने जा रहे हैं। आखिरकार पत्नी दिव्या का मानस से विवाद क्या था? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई है कि पत्नी दिव्या का मानस के साथ पिछले 1-2 साल से विवाद चल रहा था। 2017 में मानस और दिव्या की लखनऊ में शादी हुई थी। 2024 से दोनों अलग, लगभग 2 साल से अलग रह रहे थे। पिछले 1 साल से तलाक का केस फैमिली कोर्ट में दिव्या की तरफ से डाला गया था, जिसमें पत्नी दिव्या ने पति मानस से 1 करोड़ रुपए एलिमनी मांग रही थी और लगातार इस एलिमनी को लेकर पति पर दबाव बना रही थी। दिव्या मिश्रा, जो कि आईसीआईसीआई बैंक में एक रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर वहां कार्यरत थी, जबकि मानस वाजपेयी भी कोई ऐसा नहीं था, बल्कि वो भी एसबीआई में फील्ड ऑफिसर के पद पर कार्यरत था। लेकिन दबाव के चलते मानस, इस पूरे मामले में यह कहानी निकल कर सामने आ रही है कि मानस लगातार ससुराल पक्ष के द्वारा जो दबाव पड़ रहा था, उसके बाद इस हत्याकांड को उसने अंजाम दिया है। अब वारदात को अंजाम देने के बाद मानस ने अपने मोबाइल पर एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, जिससे दोहरे हत्याकांड और खुदकुशी की वजह का पता चला। व्हाट्सएप स्टेटस में उसने पत्नी पर धोखेबाजी करने का आरोप लगाया। पुलिस की शुरुआती जांच में और क्या कुछ सामने आया है वो सुनाते हैं आपको। जो व्हाट्सएप मैसेज स्टेटस के रूप में मानस वाजपेयी ने लगाया था, जिसमें उसका कहना था कि उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ चीट किया गया है और उसी क्रम में उसने वो हत्या की है, वो मैसेज को भी हमने रिसीव किया और उसमें उसने अपने आप को और अपनी बहन को ख़त्म करने की भी बात की गई है। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें घर से मिले हैं, जिससे ये जानकारी हो रही है कि जो रिलेशनशिप मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक में थी मृतका, उसके द्वारा विवाह विच्छेद करने के लिए भी पारिवारिक न्यायालय में वाद दायर किया गया था और साथ ही साथ कंपनसेशन प्राप्त करने के लिए और स्त्रीधन वापस लौटाने के लिए भी उसी पारिवारिक न्यायालय में वाद दायर किया गया था। अब लखनऊ में 2 हत्याओं और एक हत्याकांड से जुड़ी हुई 5 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जानिए जरा। व्हाट्सएप स्टेटस डालकर इस घटना की जानकारी मानस वाजपेयी ने अपने परिचितों को दी। इसके बाद इसमें पारिवारिक विवाद और फैमिली कोर्ट का मामला सामने आया। घात लगाकर यह बताया जा रहा कि मानस वाजपेयी पहले से बैठा था। जैसे ही पत्नी दिव्या अपने बैंक में जहां पर वो कार्यरत थी वहां पर पहुंचती है, बाहर बुलाकर इस हत्याकांड को अंजाम देता है। बातचीत के दौरान दोनों में विवाद बढ़ा और इस दौरान उसने गोली चलाई और चूंकि मेंटली प्रिपेयर होकर आया था कि अगर बात बिगड़ती है तो मुझे हत्या करना है, और उसने वही किया। वारदात के बाद अभियुक्त ने खुद को भी गोली मारी। मानस के घर से पुलिस ने 3 पिस्टल को बरामद किया है। अब न्यूज काउंटर में खबर को बदलते हैं और अब बात वंदे मातरम पर मचे सियासी घमासान की। वंदे मातरम का सिर्फ 2 ही पद गाने के कांग्रेस के फैसले के खिलाफ आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा खोल दिया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पूरा गीत राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर विभाजन की नींव रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का फैसला देश विरोधी है। वंदे मातरम के सिर्फ 2 पद गाने के कांग्रेस के फैसले को अमित शाह ने लाखों शहीदों का अपमान बताया है। कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया है। मैं इस समय पर पूरे देश को याद कराना चाहता हूं कि 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी। गृह मंत्री अमित शाह 1937 के कांग्रेस के जिस रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके बारे में हम आपको बताते हैं क्या है आखिरकार 1937 का प्रस्ताव जिसका जिक्र आज देश के गृह मंत्री ने किया है।
कांग्रेस ने वंदे मातरम के पहले 2 पदों को स्वीकार किया था, बाकी 4 पदों को हटा दिया था क्योंकि उनमें देवी देवताओं का आह्वान किया गया था। बीजेपी का आरोप है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत बाकी 4 पदों को हटाया गया, जिसका जिक्र आज गृह मंत्री करते नजर आए। अब वंदे मातरम पर जो सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, यह बताने के लिए 3 तस्वीरें आपको देखना जरूरी है। पहली तस्वीर 15 अगस्त की है। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में भी वंदे मातरम पूरा नहीं गाया गया। तब सोनिया गांधी और खड़गे राष्ट्रगीत के दौरान इशारा करते नजर आए। बीजेपी ने इसे राष्ट्रगीत का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। जबकि दूसरी तस्वीर 17 अगस्त की है। गोवा में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में वंदे मातरम के शुरुआती 2 ही पद गाए गए, यानी कांग्रेस नेताओं ने वंदे मातरम का पुराना फॉर्मेट ही अपनाया और उसे गाया। उस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। तीसरी तस्वीर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने तय किया कि वो पार्टी कार्यक्रमों में अपनी पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए सिर्फ राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहला 2 ही छंद गाते रहेंगे। अब वंदे मातरम से जुड़े कुछ रोचक जानकारी और तथ्य आपको जानना जरूरी है। फिर कांग्रेस और बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं की बातें भी आपको सुनाएंगे। क्या आरोप और क्या प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, जरा वो जानिए। सबसे पहले देखिए, वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है उसके रचनाकार कौन थे? उसके रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे। मूल उपन्यास ऑन द मच में यह प्रकाशित हुआ था। 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इस राष्ट्रगीत को गाया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भी इसको गाया गया और 1947 में संविधान सभा की बैठक के शुरुआत में इस गीत की शुरुआत की गई थी। 1950 में राष्ट्रगीत के रूप में इसे देश ने अपना लिया था। दिखा दिया नहीं, उनको वोट ही जरूरी है, मुस्लिम तुष्टीकरण ही जरूरी है। देश बट गया, देश के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन कांग्रेस को तो सत्ता तब भी चाहिए थी, कांग्रेस को सत्ता आज भी चाहिए। We are doing for the last 1937 onwards. More than 90 years we are doing this. What is new in it for us? अब राष्ट्रगीत पर जो कांग्रेसी सेल्फ गोल है वो सांप्रदायिकता के झोल से भरपूर हो, तो इसी तरह की आपको बहकी बहकी बातें सुनाई पड़ेंगी। और ये कोई कांग्रेस का राष्ट्रगीत के प्रति जो आपराधिक अपमान की सोच है वो कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक सांप्रदायिक प्रयोग है। तो इस खबर से बाहर निकलते हैं और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। यूपी के सरकारी स्कूलों में आज एक ऐसी खबर सामने आई जिसने एक नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ यूपी सरकार स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने के लिए खास ऑपरेशन चला रही है, तो दूसरी तरफ स्कूलों में कैमरे को ले जाने और वीडियो बनाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। क्या है यह फैसला? और सवाल यह है कि आखिरकार सरकार ऐसा क्यों कर रही है? विपक्ष का आरोप है कि अपनी कमियां को छिपाने की यह कोशिश है, जबकि सरकार इसे बच्चों की सुरक्षा से जोड़कर उठाया हुआ कदम बता रही है। सबसे पहले समझते हैं कि छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सीएम योगी एक्शन में क्यों नजर आ रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जैसे लखनऊ, कन्नौज और आजमगढ़ से लगातार शिक्षण संस्थानों में अव्यवस्थाओं और शिक्षकों की कमी को लेकर छात्र छात्राओं के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। इन प्रदर्शनों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया है। सरकार ने स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए एक बहुत बड़ा एक्शन प्लान भी लागू कर दिया है। अब आखिरकार सीएम का यह फैसला क्या है और अधिकारियों को सीएम ऑफिस की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिया गया है, वो जरा जानिए। शिक्षण संस्थाओं में अव्यवस्थाओं का संज्ञान लिया सरकार ने। लखनऊ हो, आजमगढ़ हो, हमीरपुर हो, इन तमाम जगहों पर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, उस पर सरकार की नजर थी। शिक्षकों की कमी और दूसरी कमियों पर सीएम नाराज नजर आए। स्कूलों की निगरानी के लिए विभागवार नोडल अधिकारी तय किए गए। कमियां मिलने पर संबंधित अधिकारियों पर गाज गिरेगी और नोडल अफसर स्कूलों का नियमित निरीक्षण करेंगे, यह भी तय किया गया है। सातवीं बात यह है कि सोशल मीडिया पर शिकायतों की तथ्यात्मक जांच होगी और इस पर कार्रवाई का भी आश्वासन दिया गया है। तो अब यूपी सरकार स्कूलों की मॉनिटरिंग कर रही है, सही है, लेकिन मॉनिटरिंग के साथ साथ ऐसा एक फरमान आया है जिसने सबको थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया है। जिला बेसिक शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों और यूट्यूबर्स की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है।
यानी अगर आप स्कूल की हकीकत को दिखाने के लिए कैमरा लेकर जाते हैं तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है। आपको शूट करने के लिए पहले से अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी आप किसी भी सरकारी विद्यालय, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय ही क्यों ना हो, तब आप जाकर उस स्कूल में शूट कर सकते हैं। अब आपको इस फैसले से जुड़ी कुछ खास बातें हैं वो बताते हैं आपको। स्कूलों में बिना अनुमति वीडियो बनाने पर सरकार ने पूरी तरह से बैन लगा दिया है। बिना अनुमति वीडियोग्राफी अब कोई भी यूट्यूबर या कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता है। इजाजत के बिना स्कूल में घुसे तो फिर कानूनी एक्शन भी हो सकता है। बैन लगाने को लेकर दिया बच्चों की सुरक्षा का हवाला। अनुमति मिलने पर रजिस्टर में साइन करने पर आपकी एंट्री होगी और राजस्थान में स्कूलों को लेकर ऐसा ही बैन लागू किया गया था। तो एक तरफ वीडियोग्राफी पर बैन लगाया गया तो दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ही दिन पहले यूट्यूबर्स से एक अलग अपील की थी। जरा सुनिए सीएम ने पहले क्या कुछ कहा था और आज का फैसला क्या कुछ कहता है। आज ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। जरूर बनाओ भाई। हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल के अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया है। सत्र के पहले न भवन थे और भवन था तो शिक्षक नहीं था। तो खबर को बदलते हैं और न्यूज काउंटर में आगे बढ़ते हैं। अब बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के चमोली में आवारा कुत्तों के चलते मचे हड़कंप। सोचिए अगर आपको अपने बच्चे को स्कूल भेजने में डर लगने लगे, वो भी किसकी वजह से? आवारा कुत्तों से। ये बीमारी और मौसम का डर नहीं बल्कि गली में घूमने वाले आवारा कुत्तों का खौफ है। तो आप क्या करेंगे? आज हम आपको एक ऐसी ही खौफनाक खबर दिखाने जा रहे हैं जिसने उत्तराखंड के शांत पहाड़ों से लेकर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तक को दहशत में फैला रखा है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के चमोली की। उत्तराखंड के चमोली जिले का नारायण बगड़ इलाका, जहां इन दिनों सन्नाटा और खौफ पसरा हुआ है। वजह इसकी है आवारा कुत्ते और हिंसक कुत्ते और उनका आतंक। पिछले 2 दिनों में इन कुत्तों ने स्कूल बच्चों समेत 8 लोगों को अपना शिकार बनाया है। गली से गुजरना अब जान में जोखिम डालने जैसा लगने लगा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन को एक बड़ा और हैरान करने वाला फैसला लेना पड़ा। इलाके के 10 सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। अब आपको उत्तराखंड में प्रशासन के इस आदेश से जुड़ी कुछ और जानकारियां मुहैया करवाने जा रहे हैं। क्या कुछ एक्शन है और क्यों स्कूलों को बंद किया जा रहा है, वो जरा फैसले को समझिए। नारायण बगड़ जो कि उत्तराखंड में सीमित है, कितने स्कूल बंद है? 10 स्कूलों को सरकार ने बंद करने का फैसला कर लिया है। कब तक छुट्टी कर दी गई है कुत्तों के आतंक से? 20 तारीख यानी आज से लेकर अगले 3 दिन तक 23 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टी होगी। अब सवाल यह है कि पढ़ाई कैसे होगी जब स्कूल बंद हो जाएंगे? तो सरकार ने इसका तोड़ निकाला कि अब बच्चों को ऑनलाइन अध्यापकों से जोड़ा जाएगा। बड़ी बात यह है कि वन विभाग का अभियान और कुत्तों को पकड़ने का इन 3 दिनों में ऑपरेशन चलाया जाएगा। तो चमोली की तस्वीर आपने देखी। अब एक छोटे से कस्बे में 8 लोगों के घायल होने पर स्कूलों को क्यों बंद करना पड़ा वो जानिए। अब जरा सोचिए उस शहर के बारे में जिसे कभी नींद ही नहीं आती, मतलब देश की राजधानी, आर्थिक राजधानी मुंबई। अगर मैं इसे कहूं कि इस शहर में हर दिन औसतन 400 से ज्यादा लोगों को कुत्ते काट रहे हैं, तो आप क्या मेरी बात पर यकीन करेंगे? इसके लिए सीधा आपको मुंबई लेकर चलता हूं और आपको मुंबई में कुत्तों की दहशत से जुड़ा एक आंकड़ा दिखाता हूं। और यह कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। इस आंकड़े को आप समझेंगे तब आप समझेंगे कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई इन दिनों किस संकट से गुजर रही है, क्योंकि यह कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 1,54,000, जी हां, 1,54,000 लोगों को कुत्ते ने सिर्फ 1 साल में काटा है। और यह मुंबई की सड़कों पर इतने आवारा कुत्तों का शिकार हुए लोगों का डाटा है। अब बीएमसी एक नए एक्शन प्लान के साथ उतरी है। टारगेट 2030 के तहत मुंबई को पूरी तरह से रेबीज मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 6 नए डॉग शेल्टर्स बनाए जाएंगे। इन्हें एरोली, मालवड़ी, मुलुंड, माहुल, आणिक और बीपीटी में बनाया जाएगा। पालिका के सभी अस्पतालों में अब रेबीज का टीका 24 घंटे खुला रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि पैदल चलना हो, रात में काम से लौटना हो या फिर बच्चों का पार्क में खेलना, यह सब कुछ दूभर नहीं हो जाएगा।
क्योंकि बीएमसी जो एशिया का सबसे अमीर नगर निगम है, वो आवारा कुत्तों की नसबंदी और नियंत्रण पर हर साल करोड़ों रुपए पानी की तरह पैसा बहाता है, लेकिन नतीजा क्या है? सिफर। अब उत्तराखंड के चमोली में भी कुत्तों के खौफ में स्कूल को बंद किया गया है। तो विकल्प क्या यही बचा हुआ है? यह सबसे बड़ा सवाल है। अब न्यूज काउंटर में खबर को बदलने जा रहे हैं और बात करेंगे पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय की। मेघालय जिसे देश के सबसे शांत और खूबसूरत राज्यों में गिना जाता है, उसी मेघालय की राजधानी शिलांग से सामने आई है हिंसा की तस्वीर, जिस तस्वीर ने हर किसी को हैरान कर दिया। खासी स्टूडेंट यूनियंस के ब्लैक फ्लैग बाइक रैली के दौरान शिलांग में जबरदस्त हिंसा हुई है। शिलांग से तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की कई तस्वीरें सामने आई हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान केएसयू के कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमाओं को खंडित कर दिया। अब शिलांग में केएसयू की हिंसक रैली की 3 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए कैसे ब्लैक फ्लैग बाइक रैली के दौरान गाड़ियों पर पत्थरबाजी की गई और उपद्रवी गाड़ियों पर पत्थर फेंक रहे हैं। बस में सवार लोग डरे हुए हैं। शिलांग ये दूसरी तस्वीर, पहली तस्वीर आप देखिए गाड़ियों पर पत्थरबाजी की गई है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, खासी स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता बाइक और गाड़ियों में तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। पूरे शहर में तोड़फोड़ और बवाल मचा हुआ है। अब तीसरी तस्वीर की बात करते हैं। वो तस्वीर बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। उपद्रवियों ने पुनर्वास कॉलोनी में स्थापित स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त कर दिया। ये तीनों तस्वीरें शिलांग में केएसयू की ब्लैक फ्लैग बाइक रैली की है। अब सवाल यह है कि केएसयू ने रैली क्यों निकाली और इस रैली के बाद क्यों पूरे शिलांग में हिंसा मची हुई है, वो भी आपको डिटेल्स ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यह पूरा प्रदर्शन किया गया था। केएसयू ने 15 दिन का समय दिया, सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया। और खासी स्टूडेंट यूनियन की प्रमुख मांगे क्या है वो जानिए। मेघालय के जो निवासी हैं उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ अधिनियम सरकार लागू करे। मेघालय लोक सेवा आयोग की भर्तियों में सुधार किया जाए। जिला चयन समितियों में भर्ती में सुधार किया जाए। प्रवासी श्रमिकों के लिए सख्त नियम तय किया जाए और नर्सों की भर्ती प्रक्रिया में सरकार बदलाव करे। अब मेघालय की इस खबर से बाहर आते हैं, न्यूज काउंटर में खबर को बदलते हैं और बात करने जा रहे हैं आसमानी आफत की। देश के 4-5 राज्य ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब संगम नगरी यानी यूपी के प्रयागराज की बात करने जा रहा हूं। वहां एक बार फिर से गंगा नदी में उफान आया हुआ है और यमुना का भी रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रयागराज और गंगा यमुना का जो जलस्तर है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिससे संगम के आसपास के इलाकों में पानी पहुंचना शुरू हो गया है। कई तंबू, दुकानें और रास्ते डूब गए हैं। नाविकों और दुकानदारों को फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना पड़ा है। डूबा ही है लेकिन सड़कें भी अब पानी से लबालब भरी हुई है। जेसीबी मशीन से अब नालों को साफ किया जा रहा है और पैदल के साथ दोपहिया से चलने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। अब प्रयागराज के बाद वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर बढ़ने से मणिकर्णिका के सभी घाट, शवदाह प्लेटफॉर्म पानी में डूब गए हैं। अब ऊंची छत पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। घाट की सीढ़ियां, मंदिर और देवालय भी जलमग्न हैं। गलियों तक पहुंची गंगा ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है, जबकि नाव संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। गंगा का पानी घाटों की सीढ़ियों और आसपास बने मंदिरों तक पहुंच चुका है। कई मंदिर और देवालय पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहे हैं। गंगा किनारे घूमने पहुंचे विदेशी पर्यटकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं सोनभद्र से भी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। भारी बारिश के कारण खदान का तटबंध टूट गया, जिससे पानी और मलबा रिहायशी इलाके में घुस गया। पानी के तेज बहाव और जल भराव के बीच गाड़ियां डूब गईं। पानी में डूबी कार पर 2 कुत्ते अपनी जान बचाने के लिए पहुंच गए। एक व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई और बहुत मुश्किल के साथ उस कुत्ते को बचा पाया गया।
अब भारी बारिश से सोनभद्र के अंबार इलाके में मौजूद कनहर बांध का जो जलस्तर है वो 263.1 मीटर पर पहुंच गया। पानी बढ़ने के बाद निकासी के लिए पहली बार एक साथ 14 फाटक खोले गए। अब आप देख सकते हैं कि डैम के गेट से कितनी तेजी से पानी निकल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की बात कर लें। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में लगातार बारिश के बाद बुधनेर नदी पर उफान दिख रहा है। प्रशासन ने ग्रामीणों से नदी के किनारों से दूर रह जाने की अपील की है, लेकिन फिर भी लोग उफनती नदी के बीच जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं।